नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। एजेंडाकार ने अपने पिता से पूछा कि आपके होने का पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। पिता भड़क गया, बोला नालायक, मैं वर्तमान हूं, अभी इतिहास नहीं हुआ हूं। बेटे के तर्कश में और भी तीर थे। पूरे कॉन्फिडेंस से बोला कि दादाजी को तो इतिहास हुए कई साल हो गए, उनके होने का पुरातात्विक साक्ष्य बताओ। पिता मुस्कुराए और गर्व से बोले, तुम्हारे दादाजी बड़े विद्वान थे, उनके ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं, साहित्य रचे गए हैं। बेटा अड़ गया, बोला प्रूफ लाओ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दादाजी। यह साहित्य से बात बनने वाली नहीं है। अब पिता भड़क गया, बोला अबे नालायक, तेरे दादा थे तभी मैं हूं और तभी तो तू है। बेटा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और बिफर कर बोला, आप बड़े नॉन साइंटिफिक टाइप आदमी हो। लिटरेचर है, हम हैं, ये सब प्रूफ नहीं होते। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में इनको नहीं गिना जा सकता। अब पिताजी मुस्कुराए, उनको समझ आ गया था कि इसको लाल नीली हरी हिस्ट्री समझाने वाली पॉकेट बुक मिल गई है। बोले जटिल प्रश्न है, मेरा परपोता जब तेरे होने के शिलालेख तलाशेगा तब दादाजी को भी ढूंढ ही लेगा। बहरहाल यह तो कटाक्ष की भाषा हुई, लेकिन कुछ मानसिकताओं को उत्तर देने का यही सही तरीका है। अब इस व्यंग्य के आलोक में सोचिए कि जो महाभारत को केवल साहित्य वर्गीकृत करते हैं, वस्तुतः वे या तो इतिहास बोध नहीं रखते अथवा किसी न किसी एजेंडे के शिकार हैं। वे कौन लोग हैं जो साहित्यिक साक्ष्यों का अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार चयन करते हैं? जो कृति मन अनुरूप हुई वह इतिहास और जो एजेंडे में फिट नहीं वह मिथक। साहित्य की थोड़ी भी समझ रखने वाला व्यक्ति यह जानता है कि वह कथा हो, उपन्यास हो अथवा महाकाव्य, किसी कथानक के इर्द गिर्द ही उसे बुना जाता है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप उसके कुछ नायक और खलनायक होते हैं। साहित्य किसी किरदार की वंशावली नहीं बताता, यह दायित्व केवल और केवल इतिहास का है। अब सोचिए कि यदि साहित्य भर होता महाभारत तो सीधे सीधे उसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी होती। क्यों एक दौर के भारत की शासन प्रणाली, विभिन्न राजवंशों तथा भारतीय भूभाग में उनकी अवस्थिति और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके कुल वंश परंपरा की जानकारी इस महान महाकाव्य में उपलब्ध है। इतिहास लेखन और किसे कहते हैं? प्राचीन इतिहास लेखन की परिपाटी को ठीक से जानने के लिए हम उदाहरण के रूप में महाभारत से पौरव राजवंशावली को समग्रता से देखते हैं। महाभारत में आदि पर्व अध्याय 94 तथा 95 में इसकी सविस्तार जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। कविता तत्वों को अलग करें तो आरंभ करते हैं प्रचेता से, जो कि पुरा काल में दक्ष प्रजापति के जनक थे। दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप से किया। इन कन्याओं में ज्येष्ठ थी अदिति। अदिति के अनेक पुत्रों में से एक थे विवस्वान। विवस्वान के पुत्रों में थे यम और मनु। मनु की 10 संततियों में एक पुत्री थी इला, जिनके पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा के पुत्रों में इस संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण है नहुष, जिन्होंने इंद्र का पद भी प्राप्त किया था। नहुष के 6 पुत्र हुए, जिनमें से ययाति ने ख्याति प्राप्त की है और सम्राट कहे गए। ययाति के आगे इस संदर्भ को थोड़ा ध्यान देकर समझना चाहिए। सम्राट ययाति की 2 पत्नियां देवयानी और शर्मिष्ठा थी। देवयानी से उन्हें यदु तथा तुर्वसु नाम के 2 पुत्र हुए, जबकि शर्मिष्ठा के पुत्रों के नाम थे द्रुह्यु, अनु तथा पुरु। रोचक प्रसंग आता है जबकि ययाति ने पुत्रों से अपने बुढ़ापे के स्थान पर उनका यौवन मांगा। ऐसा करने के लिए केवल उनके पुत्र पुरु ही प्रस्तुत हुए थे। इस पूरे प्रकरण में जटिल कविता तत्व हैं,
सार संक्षेप यह कि इस माध्यम से भोग विलास की निरुद्देश्यता को सिद्ध किया गया है। साथ ही पिता पुत्र संबंधों पर यह एक प्रेरक प्रसंग है। पिता ययाति ने अपने प्रिय पुत्र पुरु को केवल सिंहासन ही नहीं दिया, बल्कि यह वरदान भी कि अब उनका वंश पुरुवंश अथवा पौरव वंश के नाम से आगे चर्चित होगा। महाभारत में इतिहास की तलाश करने वालों को पुरु की वंशावली ध्यान से समझना होगा। पुरु के 3 पुत्र थे। पहले प्रवीर, जिन्हें जन्मेजय प्रथम भी कहा गया, दूसरे रौद्राश्व और तीसरे ईश्वर। पुरु के दूसरे बेटे रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। इनमें से ऋचेयु या अनाधृष्टि सबसे बड़ा था। अनाधृष्टि के पुत्र का नाम था मतिनार। मतिनार के बेटे थे तंसु और तंसु के पुत्र का नाम था इलिन। इस इलिन के 5 बेटे हुए, जिनमें से ज्येष्ठ थे दुष्यंत। दुष्यंत अत्यंत प्रतापी सम्राटों में गिने गए हैं। यही नहीं, उनके बेटे भरत हुए, जिनका यश इतना अधिक था कि आज भी इस देश भारत के नामकरण के पीछे के अनेक कारकों में से एक उन्हें ही माना जाता है, अर्थात भरत से भारत। भरत के पुत्र थे भूमन्यु। भूमन्यु के 6 पुत्र थे। इनमें से ज्येष्ठ थे सुहोत्र, जो अगले सम्राट बने। सम्राट सुहोत्र के भी 3 पुत्र थे, अजमीढ़, सुमीढ़ तथा पुरुमीढ़। इनमें से अजमीढ़ अगले सम्राट बने। महाभारत के ही अध्याय 95 में भी वंशावली पर ही बात की गई है, लेकिन इस अध्याय में सुहोत्र और अजमीढ़ के मध्य के क्रम थोड़ा भिन्न है। अर्थात सुहोत्र के बाद आते हैं राजा हस्ती, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया। हस्ती के बाद उनके पुत्र विकुंठन और फिर अजमीढ़। आगे की कड़ियों को देखें तो सम्राट अजमीढ़ के 6 पुत्र हुए, रक्ष, दुष्यंत द्वितीय, परमेष्ठि, जहनु, व्रजन और रूपिण। अगले सम्राट बने रक्ष, जिनके बेटे का नाम था संवरण। संवरण के बेटे थे कुरु, जिनके नाम से कुरु जांगल प्रदेश प्रसिद्ध हुआ था। कोई भी संदर्भ तब पुष्ट होता है जबकि हमें समानांतर के कालक्रम की जानकारी किसी और साधन से भी प्राप्त हो रही हो। इस संबंध में ऋग्वेद की बात करते हैं, जिससे प्राप्त जानकारी के आधार पर पुरुवंशावली की विश्वसनीयता पुष्ट होती है। ऋग्वेद में उल्लेखित उत्तर पांचाल प्रदेश में भृगम्यश्व, मुद्गल, वध्यश्व, दिवोदास, मित्रयु, संजय, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक राजा हुए। उद्धरणों के अनुसार राजा सोमक हस्तिनापुर के पौरव राजा कुरु के समकालीन थे। वेदों की हमने बात की। अब जानते हैं कि महाभारत में जो वंशावली दी गई है, क्या उसकी पुष्टि पुराणों से भी हो पाती है? यह रेखांकित करें कि 8 पुराणों अर्थात वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में भी इनका उल्लेख है। पुराणों से तुलना करें तो बहुतायत क्रम महाभारत के आदि पर्व अध्याय 94 में दी गई वंशावली से समानता प्रदर्शित करता है। पुराणों के अनुसार सामान्यीकरण करें तो पुरु से कुरु तक का क्रम है। पुरु, जन्मेजय प्रथम, प्राचीनवान, समीर, मनस्यु, अभ्यद, सुधन्वन, धुंधु, बहुगव, संन्याति, अहन्याति, रौद्राश्व, ऋचेयु, मतिनार, तुंसु। पुराणों के अनुरूप तुंसु से दुष्यंत तक की वंशावली अनिश्चित और लुप्त है। ज्ञात होता है कि इलिना नाम की तेजस्विनी स्त्री हुई, जिनके पौत्र दुष्यंत थे। महाभारत में इलिना को तंसु का पुत्र इलिन मान लिया गया है, जो पुराणों से मेल नहीं खाता। तथापि आगे का क्रम है दुष्यंत, भरत, वितथ, भूमन्यु, बृहत क्षेत्र, सुहोत्र, हस्तिन, अजमीढ़, रक्ष, संवरण तथा कुरु। सम्राट कुरु के 5 पुत्र थे, अश्ववान या अविक्षत, अभिष्यंत, चैत्ररथ मुनि और जन्मेजय प्रथम। जन्मेजय प्रथम के 8 पुत्रों में से धृतराष्ट्र प्रथम ज्येष्ठ थे। धृतराष्ट्र प्रथम के 12 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे अधिक ख्याति 3 बेटों प्रतीप, सुनेत्र और धर्मनेत्र को मिली। बड़े पुत्र प्रतीप की 3 संततियां हुई, देवापि, शांतनु और बाह्रीक।
सम्राट शांतनु की महाभारत में वर्णित इतिहास में अत्यधिक ख्याति है। शांतनु और गंगा से उत्पन्न पुत्र थे भीष्म, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की और स्वयं को सिंहासन से विमुख भी कर लिया। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से उत्पन्न पुत्रों की क्रमिकता से चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य ने सिंहासन संभाला। विचित्रवीर्य के निधन के पश्चात नियोग की व्यवस्था के आधार पर 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र तथा पांडु। अगले सम्राट हुए पांडु, जिनके पुत्र पांडव कहलाए। पांडु की मृत्यु के बाद कार्यकारी सम्राट नेत्रहीन धृतराष्ट्र को बनाया गया, जिनके पुत्रों को कौरव नाम से अधिक ख्याति मिली। धृतराष्ट्र के शासन समय में ही कौरवों और पांडवों के मध्य वह महासंग्राम हुआ था, जिसमें भारतवर्ष की सभी राजनीतिक शक्तियों को किसी न किसी पक्ष में अपना योगदान देना पड़ा था। महाभारत युद्ध में विजय के बाद ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर सम्राट बने। अब यह समझना आवश्यक है कि यदि इतना ही घटनाक्रम होता तो इतिहास कहने में समस्या आ सकती थी, क्योंकि निरंतरता आवश्यक है। युधिष्ठिर के बाद क्या और कहां तक हमें जानकारी मिल पाती है? थोड़ा सा गहरे उतरने पर युधिष्ठिर के पश्चात परीक्षित, जन्मेजय, शतानीक, अश्वमेध दत्त, धीसीम कृष्ण, तत्पश्चात निचक्षु आते हैं। महाभारत को इतिहास सिद्ध करने में निचक्षु का कालखंड बहुत महत्व का है, क्योंकि इस कालखंड के पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल जाते हैं। महाभारत में पांडुवंशीय राजा निचक्षु के युग में भीषण बाढ़ आने का उल्लेख मिलता है, जिसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर का त्याग कर कौशांबी को अपनी राजधानी बना लिया था। यह बाढ़ और इसके साक्ष्य हस्तिनापुर और कौशांबी दोनों की खुदाई में हमें प्राप्त होते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद पद्म भूषण डॉक्टर बीबी लाल ने हस्तिनापुर के अतिरिक्त महाभारत से जुड़े अहिछत्र, कांपिल्य, मथुरा, बागपत, बरनावा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत और इंद्रप्रस्थ जैसी जगहों पर भी उत्खनन किया है। इन सभी स्थानों पर चित्रित धूसर मृदभांड वाली संस्कृति विद्यमान थी, जिसे महाभारत कालखंड से जोड़ा जाता है। उत्खनित साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि हस्तिनापुर में यह संस्कृति भीषण बाढ़ से नष्ट हुई, जिसके अवशेष तथा जन पलायन के निशान भी पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं। चूंकि महाभारत कहता है कि राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के बाद अपनी राजधानी कौशांबी को बना लिया था, अतः हमें वहां भी तो साक्ष्य तलाशने होंगे। पुरातत्ववेत्ता यह भी पुष्टि करते हैं कि कौशांबी में भी शुरुआती दौर में चित्रित धूसर मृदभांड ही पाए गए हैं। घटनाक्रमों की ऐसी अद्भुत समानता महाभारत के इतिहास होने की चीख चीख कर पुष्टि करती है। हम राजा निचक्षु से पूर्व के हस्तिनापुर के सम्राटों में परीक्षित तक एवं पश्चात में कौशांबी में शासन कर रहे शासकों में से बुद्ध के समकालीन शासक उदयन तक की जानकारी को मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण आदि महाग्रंथों में व्यवस्थित कालक्रमानुसार पाते हैं। वायु पुराण के अनुसार कौशांबी में उदयन अर्थात बुद्ध युग से पूर्व और निचक्षु के पश्चात अर्थात हस्तिनापुर की बाढ़ से पलायन के बाद बैठने वाले 19 शासकों का विवरण है। कौशांबी के पांडव वंशीय राजा उदयन भगवान बुद्ध के समकालीन थे। उनका अस्तित्व तो महाभारत को नकारने वालों ने भी स्वीकारा है। राजा उदयन ने ही बुद्ध को कौशांबी आमंत्रित किया था। यह निमंत्रण बुद्ध ने स्वीकार भी किया था। यदि बुद्ध की ऐतिहासिकता है तो उदयन की क्यों नहीं? यदि उदयन और बुद्ध की ऐतिहासिकता है तो महाभारत मिथक कैसे हो सकता है? अब थोड़ा हिसाब किताब जोड़िए। यह बारीक बात समझें कि भगवान बुद्ध और महावीर की ऐतिहासिकता भी साहित्यिक साक्ष्यों से ही प्रमाणित होती है, जो उनकी समकालीनता के बहुत बाद रचे अथवा उत्कीर्णित किए गए।
इस आधार पर महाभारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे कि कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन, परीक्षित, जन्मेजय के नाम उन ग्रंथों में हैं जो महाभारत में हैं तथा उनसे स्वतंत्र हैं। अर्थात यह हमें मानना होगा कि सभी ऐतिहासिक व्यक्ति थे, न कि कल्पना से उत्पन्न। इसके साथ ही संदर्भों के पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलान करने पर हमें महाभारत को इतिहास सिद्ध करने में सुविधा होती है। मित्रों, यह जटिल विषय है, अतः महाभारत के घटनाक्रम व वंशावली को बुद्ध युग तक लाकर एक अल्प विराम दे रहा हूं। हम बुद्ध युग तथा इसके पश्चात के महाभारत कालीन राजवंशों पर अलग एक कार्यक्रम में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कड़ियां कितनी सुदीर्घ हैं, कहां कहां व किन किन राजवंशों से आकर जुड़ती हैं। अभी इतना ही कहना है कि भारतीय वांग्मय की बारीक विवेचना करें, व्याप्त एजेंडाओं के शिकार न बने, सत्य आपको अपने निकट ही मिल जाएगा। मित्रों, आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।